जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। ममता बनर्जी वैसे तो लोगों को डरा रही है कि बीजेपी अगर सत्ता में आ गई तो आप बांग्ला नहीं बोल पाएंगे, मछली नहीं खा पाएंगे, बीजेपी बांग्ला संस्कृति को खत्म कर देगी। लेकिन ममता बनर्जी इसके उलट खुद वही काम कर रही है। बीजेपी तो ऐसा कुछ करती दिख नहीं रही है। बीजेपी के ना ऐसा कोई बयान है। बीजेपी के नेता बंगाली, कल को मुख्यमंत्री भी बंगाली। लेकिन ममता बनर्जी क्या कर रही है? ममता बनर्जी तो बंगाली को खत्म करके उर्दू लाने वाली है, बांग्लादेश बनाने वाली है बंगाल को। इन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी किया है ममता बनर्जी ने, और घोषणा पत्र में नाम दिया है इश्तेहार। उसे उर्दू में भी इन्होंने अनुवाद किया है और नाम इश्तेहार दिया गया है। यानी कि ममता बनर्जी का ये आप इनकी उर्दू रूप देख लीजिए। इनका आप बंगाल में है, आप वहां पर बांग्ला भाषा में अपना घोषणा पत्र जारी करें, आप वहां पर अंग्रेजी में भी जारी कर सकते हैं। वैसे तो उसकी भी जरूरत नहीं है, हिंदी में जारी कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर बंगाल के बाहर के भी लोग हैं, जैसे बिहार से, यूपी से, दूसरी जगह से आए हुए भी लोग वहां पर वोटर हैं, तो आप हिंदी में भी जारी कर सकते हैं। लेकिन उर्दू से क्या मतलब है आपका जारी करने का? उर्दू वहां पर मुसलमान है और वहीं रहा है बंगाल में, वो बांग्ला बोलता है। अगर वो बाहर से आया है, बिहार से, कहीं और से आया है, तो उसको हिंदी आती है तो वो हिंदी बोलता है। आपको उर्दू किसको दिखानी है? उर्दू आप कह रही है कि तो आधिकारिक भाषा है, इसको आधिकारिक भाषा का दर्जा मिल गया है। अब मिल गया है कांग्रेस के समय पर, आप ही की जैसी सरकारें थी तुष्टीकरण वाले नेता हैं, और उर्दू इनको लगता है कि मुसलमानों की भाषा है। मुसलमान यहाँ पर कोई एक अपनी भाषा तो है नहीं मुसलमान की, यहाँ तो भाषा इलाके के हिसाब से होती है। अगर तमिलनाडु का मुसलमान है तो वहां तमिल बोलेगा, केरल का है तो मलयालम बोलेगा, पंजाब में रहता है तो पंजाबी बोलेगा, बिहार में रहता है तो बिहारी भाषा बोलेगा। वहां की जो भी बिहार की है, अपनी जो वहां की लोकल लैंग्वेज होगी वो बोलेगा। लेकिन ये उर्दू कहाँ से इसमें आ जाती है कि उर्दू सिखानी है और उर्दू हमें उर्दू में देना है? ये सब क्या है? तुष्टीकरण। ये सब है बांग्ला को खत्म करके उर्दू लागू करने की कोशिश। आखिर यही हुआ। हिंदी में भी मिक्स करके आप फिल्मों में देख लीजिए, हर चीज आपको, गानों में उर्दू शब्द मिलेंगे, आपको ईश्वर की जगह मौला अल्लाह मिलेगा। तो क्या है? इसे संस्कृति को ही बदलना कहते हैं, सांस्कृतिक अतिक्रमण कहते हैं। और ममता बनर्जी वही कर रही है कि बांग्ला की जगह आपने बांग्ला में दिया, आप इसमें उर्दू को भी वही बराबर जगह वहां दे रही है, क्योंकि आपको तुष्टीकरण करना है। आप इश्तेहार नाम दे रही है घोषणा पत्र का, क्योंकि आपको मुसलमानों को खुश करना है, और मुसलमानों के उस वर्ग को खुश करना है जो मुसलमानों को संचालित करता है। यानी कि इनके मौलाना मौलवी जो भारत की जो क्षेत्रीय पहचान है, जो भारत की एक सांस्कृतिक पहचान है, उसको स्वीकारते ही नहीं है और उस पर कोई बाहरी अपनी इस्लामिक पहचान थोपना चाहते हैं। तो ममता बनर्जी उसी पहचान को बढ़ावा दे रही है जो कि उर्दू है, जो भारत की अपनी भाषा, पुरानी भाषा नहीं रही, जो बाद में इसलिए बनाई गई ताकि मुसलमान मिक्स ना हो जाए, वो अपने को अलग समझे। अब अरबी बोलकर यहाँ पर तो काम नहीं चलता, अरबी फारसी बोलकर जब जिस समय थी तब थी, इसलिए बाद में उर्दू विकसित की गई इसके लिए, ताकि एक अलग पहचान के साथ जी सके और हम जो है इनके साथ मिक्स ना हो। तो ममता बनर्जी यही कर रही है। अब बंगालियों को वहां उर्दू सीखनी पड़ेगी आने वाले समय में। ममता बनर्जी का घोषणा पत्र अभी तो फिर भी बांग्ला में छप रहा है, जैसे जैसे वहां पर अब 37% तो हो ही चुके हैं, 50% हो जाएंगे तो फिर से उर्दू में छपा करेगा। तो यहाँ पर बंगाल को, बांग्ला को, संस्कृति को खत्म कौन कर रहा है? ये ममता बनर्जी उस तरफ शिफ्ट हो रही है, और ये यहाँ पर अगर राज करेंगे, शासन करेंगी, तो ये तो तय है कि जिसकी तरफ ये शिफ्ट हो रही है उसका प्रभाव पड़ेगा। तो ममता का तुष्टीकरण एक बार फिर लोगों के सामने आया है, और इस पर बीजेपी भी सवाल उठा रही है कि आपको इसे इश्तेहार नाम देने की क्या जरूरत है और इसका उर्दूकरण करने की क्या जरूरत है आपको बंगाल का, जबकि बांग्लादेश के जो मुसलमान है वो भी बांग्ला बोलते हैं। ये उर्दू किसको खुश करने के लिए कर रही है ममता बनर्जी? वहीं इस तुष्टीकरण के बीच में टीएमसी की गुंडागर्दी भी चालू है और गुंडागर्दी पर एक्शन भी चालू है। चुनाव आयोग ने जब से मालदा हिंसा हुई है उसके बाद से जो कदम उठाए हैं, जो फिर से समीक्षा की है, उससे ममता बनर्जी को दिक्कतें बढ़ गई हैं। अभी इन्होंने अमित शाह के रोड पर, गृह मंत्री के रोड शो पर हंगामा किया। भवानीपुर में रोड शो था जिसमें शुभेंदु अधिकारी भी थे, नॉमिनेशन के लिए जा रहे थे। लेकिन अब
उसके बाद वहां पर एक्शन हुआ है और चुनाव आयोग ने जो मुख्य सचिव हैं उनको एक लेटर गया है, वहां उनकी तरफ से निर्देश गया है कि 4 अधिकारियों को सस्पेंड किया जाए, निलंबित किया जाए और उनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो। इसमें कोलकाता दक्षिणी संभाग के ओसी है, यानी कि इंचार्ज है, जो थाना इंचार्ज है वो है, अलीपुर के भी थाना इंचार्ज और उसके अलावा एक अतिरिक्त थाना इंचार्ज और दूसरे सार्जेंट है। तो ये कुल मिला के 4 जो पुलिस अधिकारी है उनको सस्पेंड किया गया है, उसके लिए आदेश दे दिए गए हैं और उनकी जगह कौन होगा ये भी बताने के लिए कहा गया है और संडे तक इसको कर देना है, रविवार तक पूरा ये आदेश जो है अमल में लाना है। तो जो अगर कोताही कर रहा बरत रहा है, जो यहाँ टीएमसी के गुंडों को खुली छूट दे रहा है और इनके ऊपर नकेल नहीं कस रहा है, तो उसके ऊपर चुनाव आयोग कार्रवाई कर रहा है। वहीं चुनाव आयोग ने एक और बड़ी चीज की है, जिससे ममता बनर्जी ने एक चाल चली थी और वो चाल अब इनकी फेल होती हुई नजर आ रही है। ममता बनर्जी ने आनंद फानन में आचार संहिता लागू होने से पहले अपनी पार्टी के 832 सदस्यों, नेताओं और 144 अपने समर्थकों को पुलिस की सुरक्षा दे दी। 2185 जवान जो हैं वो इन्होंने पुलिस इनकी सुरक्षा में लगा दी। अपने 900 से ज्यादा अपनी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, अपने समर्थकों को भी इन्होंने पुलिस सुरक्षा दे दी। अब ये सरकारी सुरक्षा लेकर घूम रहे हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि अब इसकी समीक्षा तो की जाएगी, इसके आदेश तो दे दिए हैं पुलिस महानिदेशक को कि जो सुरक्षा जिसको दी गई है उसको जरूरत है कि नहीं ये देखें और फिर आप इक्वली सबको सुरक्षा दें, जो दूसरी पार्टी के नेता हैं उनको भी दें। लेकिन साथ ही अब ये भी आदेश दिया है कि जिसके भी आपराधिक मामले दर्ज होंगे, जिस नेता के जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा, उसको सुरक्षा नहीं दी जाएगी। ये ऐसा नहीं है कि टीएमसी का नेता है तो तुरंत सुरक्षा मिल जाएगी। इस सुरक्षा का दुरुपयोग हो रहा है। चुनाव आयोग का कहना है कि सुरक्षा के जरिए लोगों को धमकाने का प्रयास हो रहा है। देखिए होता क्या है, ममता बनर्जी के ये जो समर्थक हैं, जो गली गली घूम रहे हैं, जिनके कार्यकर्ता हैं जो घूम रहे हैं, पुलिस बल के साथ घूमते हैं और घर घर जाकर धमकियां देते हैं या फिर छोटी छोटी सभाएं करके धमकियां देते हैं। अब जैसे कि एक का तो वीडियो चल रहा है, उसमें बोल रहे हैं कि वोट देने निकलना है और ममता बनर्जी को वोट देना है, अगर नहीं दिया तो फिर घर से नहीं निकल पाओगे। इस तरह की धमकियां दी जा रही हैं लोगों को। और ये कोई आज की बात नहीं है, ये तो पहले से ये लोग करते रहे हैं और उसमें पुलिस की भूमिका भी हो जाती है। अब समझिए एक व्यक्ति को धमकी देने जाना है और वो अपने साथ 1-2 गुंडे रखता है, साथ में पुलिस भी रखता है, तो लोगों के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अब पुलिस कहने को तो इनकी सुरक्षा के लिए है, लेकिन जब लोगों के सामने खड़ी होगी, एक घर के आगे जा रहे हैं और उसके घर वालों को ये धमकी दे रहे हैं, तो और गांव के लोग हैं, दूर दराज के लोग हैं, उनकी कोई सुनने वाला वहां पर नहीं है, तो लोगों में डर बैठेगा कि नहीं बैठेगा। उनको तो ये लगेगा कि तो टीएमसी वाले को पुलिस का सपोर्ट है, तो यानी कि आप जाएंगे कहाँ। आप टीएमसी से अगर समस्या होगी, कोई नेता आपको धमकी देगा तो आप पुलिस में जाएंगे, लेकिन जब पुलिस वाला धमकी देने के लिए साथ खड़ा हो तो आप क्या करेंगे, तो फिर आप चुपचाप से ममता बनर्जी को वोट डाल देंगे। तो यही होता आ रहा था और ये पुलिसकर्मियों का इस्तेमाल इसी तरह होता है। इनके समर्थकों को कौन पुलिसकर्मी देता है सुरक्षा के लिए? आपकी पार्टी के समर्थक हैं, आप अपने बड़े नेताओं को देते हैं या इलाके के हिसाब से भी सुरक्षा देते हैं, लेकिन समर्थकों को कौन सुरक्षा देने लगा? कार्यकर्ताओं को कौन सुरक्षा देता है? ये पुलिस की सुरक्षा। लेकिन ये पुलिस का इस्तेमाल जनता को डराने के लिए, धमकाने के लिए कर रही है। इसलिए चुनाव आयोग ने आपराधिक रिकॉर्ड वालों को सुरक्षा देने से इनकार कर दिया, क्योंकि दबंगे यही करते हैं, लोगों को धमकाने का काम करते हैं। डायरेक्ट उम्मीदवार जाके नहीं करेगा, क्योंकि वो तो फंस जाएगा, और अगर फंस गया, अगर उसके खिलाफ कोई सबूत चला गया तो उम्मीदवारी उसकी कैंसिल हो जाएगी। तो वो नहीं करते हैं, ये नेता उठाए जाते हैं, दबंग लोग, वहां के छुटवैये नेता, इस तरह के अपने पार्टी में, उनकी पार्टी का भी हिस्सा होते हैं और यही सब दबंगई वो करते फिरते हैं। तो चुनाव आयोग ने बहुत अहम फैसला ये लिया है और इस बहुत महत्वपूर्ण बात पर ध्यान दिया है कि कैसे ममता बनर्जी ने तुरंत 15 मार्च से पहले ये सारी तैनातियां कर दी और अपने लोगों को फायदा पहुंचाया है। तो यही फर्क है पिछले और इन चुनाव में। पिछले चुनाव में इस तरह की सख्ती नहीं थी, इस बार चुनाव आयोग ने हर बारीक तरह से नजर रखी हुई है कि इनकी मनमानियां भी बंद हो और इनके पैतरे भी फेल हो। जो ममता बनर्जी ने जल्दबाजी में जो इन्होंने किया कि चुनाव आयोग को भनक लगे बिना कर दे, वो भी अब बख्शा नहीं जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट भी इनको लेकर सख्त है। अब जब इतने इनके जो मंसूबों पर पानी फिर रहा है, तो इसलिए ममता बनर्जी बौखलाई है, इसलिए चुनाव आयोग बुरा लगता है और इसीलिए हिंसा पर उतारू हैं ये लोग।
फिर उसमें गृह मंत्री को भी नहीं छोड़ रहे हैं, मालदा में न्यायिक अधिकारियों को भी नहीं छोड़ा है, और ये इन्होंने चुनाव आयोग के खिलाफ तो जैसे पूरा मोर्चा खोला हुआ है, जंग ही छड़ी हुई है चुनाव आयोग के खिलाफ। लेकिन जब भी आक्रामक होते हैं तो इनकी मुश्किलें और बढ़ती हैं, जैसे कि मालदा में हुआ। मालदा में ममता बनर्जी ने कार्रवाई नहीं की, इनके डीएम मौके से गायब थे, इनके एसपी मौके से गायब थे, और ममता बनर्जी कह रही मुझे तो पता ही नहीं था, वो सो रही थी, वो क्या कर रही थी ममता बनर्जी। लेकिन अब वो भले ही सो रही हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जाग गया और सुप्रीम कोर्ट ने समझ लिया है कि बंगाल दूसरे राज्यों जैसा नहीं है, यहाँ पर आप सामान्य तरह से व्यवस्था नहीं चला सकते, यहाँ पर बेहद सख्ती होनी जरूरी है। इसीलिए एनआईए से जांच कराई जा रही है मालदा हिंसा की, और चुनाव आयोग को भी निर्देश दिए गए हैं कि यहाँ पर हिंसा की घटनाएं रोकें, लोगों का डर खत्म करें, और वही काम चुनाव आयोग कर रहा है। इसलिए तबादले भी हो रहे हैं, और जो जहां भेजा गया है वहां उसके काम की समीक्षा हो रही है, नजर रखी जा रही है, और सुरक्षा बलों की तैनाती भी उसी हिसाब से की जा रही है कि जो इलाके ज्यादा प्रभावित है, जिनका नाम बार बार इन चीजों में आता है। और अभी तो एनआईए की जांच में बहुत सी बात निकलेगी, अभी तो 1-2 पकड़े गए हैं एआईएमआईएम और आईएसएफ वाले, लेकिन ग्राउंड लेवल सपोर्ट में और कौन कौन शामिल था, आखिर तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं हुई, डीएम को क्या निर्देश मिले थे। एनआईए की जांच में बहुत सी चीजें भी सामने आएंगी। अब कब एनआईए प्राथमिक रिपोर्ट अपनी देनी है, ये ऐसा नहीं कि चलती रहेगी जांच, अभी प्राथमिक रिपोर्ट इन्होंने देनी है अपनी सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि न्यायिक अधिकारियों को इन्होंने बंधक बनाया था। और सवाल ये भी है कि ममता बनर्जी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों को सुरक्षा मिल जाती है, लेकिन न्यायिक अधिकारियों को सुरक्षा नहीं मिल रही है। तो अब एनआईए अपनी प्राथमिक जांच में क्या बताती है, ये आगे देखना होगा। और ममता बनर्जी की इस मनमानी को, इनके टीएमसी के नेताओं की इन मनमानी को जो चुनाव आयोग है, सुप्रीम कोर्ट है, वो किस तरह आगे रोकता है। और ये चुनाव जो है इस बार पहले से कहीं ज्यादा निडर, निष्पक्ष, पारदर्शी कराने में अभी चुनाव आयोग आगे क्या क्या कदम उठाता है, ये देखना होगा। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।